बिस्मिल्लाह अस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th की साइंस में आज अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। ये जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, ये 10th की जो केमिस्ट्री है ना, चैप्टर नंबर 14 के साथ इसका लिंक है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इससे ज़्यादा स्टडी करना है तो आप 10th की जो चैप्टर नंबर 14 है उसको इसके साथ देख सकते हैं। बात शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहली बात आ गई पोल्यूटेंट्स की, कि पोल्यूटेंट्स क्या चीज़ होंगी। तो जाहिर है जो किसी चीज़ को पोल्यूट करेगा, आलूदा करेगा, उससे हम क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट्स कहेंगे। तो पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन हम बड़ी आसान सी करेंगे। हम क्या कहेंगे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, पॉइजनस हो और क्या हो, हार्मफुल हो। अब ये क्या करें जी, ये करें जी पोल्यूट, आलूदा करें, या एक और लफ्ज़ है कॉन्टेमिनेट करें। किसको? अगर एयर को करते हैं तो ये कहलाएंगे एयर पोल्यूटेंट्स। और अगर वो सॉइल को करते हैं तो फिर क्या कहलाएंगे? वो सॉइल के पोल्यूटेंट्स होंगे। और अगर वो वाटर को करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। तो अब क्या होगा जी, हमारे पास बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट एयर, सॉइल एंड वाटर। अब आगे कि सिर्फ अगर डेफिनेशन आ जाए कि आपने करनी है एयर पोल्यूटेंट की, तो आप क्या कहेंगे? हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस दैट पोल्यूट एयर, बस यहाँ तक। अब अगली डेफिनेशन आ जाएगी कि सॉइल पोल्यूटेंट किसे कहेंगे जी, तो वही बात फिर दोबारा करेंगे कि हम क्या कहेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट क्या भला सॉइल, तो ये क्या कहलाएंगे? सॉइल पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। अगर आज वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं तो यही दोबारा डेफिनेशन, लेकिन आपने कैसे बयान करनी है कि हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस दैट पोल्यूट और कॉन्टेमिनेट किसको भला? वाटर को, तो वो क्या कहलाएंगे? वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। तो 3 डेफिनेशन होगी, एक दफ़ा याद करेंगे, तीनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी। अब आ जाएगी अगली बात कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हैं कौन कौन से। तो हमारी जो बुक में लिखे हमने सिर्फ उसी पर जो है ना हमने कॉन्फाइंड रहना है। तो अब हमारे पास पहला जो आ जाता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है CO2, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। दूसरा जो है वो हमारी बुक में है जी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। S सल्फर, 2 का मतलब डाई हो जाएगा और O ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इन दोनों को मिला के हम NOx भी कह सकते हैं, NO2 कर। अब जो है फोर्थ हमारे पास जो है वो है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं अदर्स आ जाएंगे। अदर्स में हमारे पास और पोल्यूटेंट्स कौन से हो सकते हैं? अच्छा, अभी कभी आपने धुआं उठता देखा हो, और अगर आप उसके ऊपर हाथ रखें ऐसे करके तो आपके हाथ के ऊपर जो है ना वो क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा, उसके ऊपर कार्बन लग जाएगी। इस तरह आपने पत्ते जो है ना उड़ते हुए देखे हुए होंगे। उसके बाद अगर कोई मिट्टी वाली जगह वहाँ से गाड़ी जो है ना वो क्रॉस करे तो डस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? वो पूरे जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ठीक है, तो ये भी तो क्या हुआ? पोल्यूटेंट ही हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सबके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है कि जो नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये हवा से भारी होते हैं, तो ये जब ऊपर पहुँच जाएंगे तो ऊपर से कहाँ आएंगे? ये नीचे आएंगे। तो अब इसे कहेंगे पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर के अंदर एक आ गई सूट, यानी कार्बन। काले रंग का धुआं आपने देखा ऊपर जा रहा है और नीचे आ रही है ब्लैक रंग वाली जो है कार्बन। इस तरह राख, ऐश,
तो ऐश जो है, राख है, वो भी पहले कहाँ जाएगी, वो पहले तो धुएं के साथ प्रेशर की वजह से ऊपर चली जाएगी, फिर वो कहाँ आएगी, वो नीचे आती जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा पार्टिकुलेट मैटर जो ऊपर से नीचे आ रही है। इसके बाद डस्ट, जब मैंने एग्जांपल दी गाड़ी जाएगी तो डस्ट ऊपर उठ जाएगी। तीसरी आ जाएगी पोलन्स, जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर बीमारी है दमे की बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि पोलन्स की वजह से। तो पोलन्स कहाँ होते हैं, ये होते हैं प्लांट के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, फ्लावर के अंदर, तो ये पोलन ग्रेन वगैरह, ठीक है ना, जो स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये पोलन जो हैं ये सांस के ज़रिए जब अंदर जाएंगे तो ये भी दमे की बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो सूट, एयर, डस्ट और पोलन्स ये कहलाएंगे पार्टिकुलेट मैटर। अब ये जो हमारे पास हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और CFCs, अब हमने ये देखना है कि इनके सोर्सेज क्या हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं, तो सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज हमारे पास दो तरह के होंगे। एक हमारे पास जो होगा ना वो होगा नेचुरल, और एक हमारे पास होगी वो होगी ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल सोर्स वो हैं जो कि कुदरत के अंदर ही ये चीज़ें जो है ना कुदरतन खुद ब खुद ही क्या हो रही हैं, ये बन रही हैं और फ़ज़ा के अंदर क्या हो रहा है, फैल रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है उसने हर चीज़ का क्या रखा हुआ है, वो रेशो रखी हुई। उस रेशो की वजह से वो चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तो नुकसान की वजह से हो रहा है, जैसे कुरान पाक में भी आता है कि इंसान अपने हाथ की कमाई की वजह से नुकसान में है, तो वो है ह्यूमन एक्टिविटी। अब देख लेते हैं करके। नेचुरल सोर्सेज इन सब के वो हैं, नंबर 1 वॉल्केनिक एरप्शन। आतिशबाज़ फटते हैं और उनसे बहुत सारा धुआं क्या होता है, बाहर निकलता है। उस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, और पार्टिकुलेट मैटर, सूट, एयर, डस्ट, और ये पोलन तो नहीं होंगे यार, डस्ट, ऐश और सूट उसके अंदर हो सकती है। तो पहला क्या आ गया, नेचुरल के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा जो है नेचुरली वो है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, अब आपको पता है कि जितनी वेजिटेशन है या एनिमल्स हैं ये डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डिकेइंग, ये कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर की डिकेइंग से कौन सी गैस बनेगी, जैसे कि हम लोग किसके बने हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सल्फर के। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर कार्बन है तो उससे क्या बने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे। तो इस वजह से जो है ना वॉल्केनिक एरप्शन और डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से ये चीज़ें फ़ज़ा के अंदर क्या हो रहा है, पोल्यूटेंट्स के तौर पे शामिल हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो है जो नेचुरली है, जिसमें हमारा कसूर नहीं है, वो है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जंगल की आग हम नहीं लगाते। जंगल की आग कैसे लगेगी, या तो आसमानी बिजली गिरे किसी दरख्त के ऊपर तो उसकी आग लग जाए, तो वो हवा चले और वो जो है ना साथ वाले दरख्त को जला दे, फिर साथ वाला दरख्त उसे साथ वाले दरख्त को जला दे, इस तरह पूरे जंगल को क्या होता है, आग लग जाती है। जैसे आपने कैलिफोर्निया के जंगलात में उसकी हमेशा जो हर साल आग लगती है उधर। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट फायर है, ये ह्यूमन एक्टिविटी में नहीं है। तो वॉल्केनिक इरप्शन, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और फॉरेस्ट फायर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फ़ज़ा में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अब आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ। ह्यूमन एक्टिविटी में अगर हम सिर्फ बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फ़ज़ा में जो शामिल होती है उसकी बेसिक वजह जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्चन है। इनकम्प्लीट कंबस्चन, इनकम्प्लीट कंबस्चन का मतलब ये है कि मुकम्मल कोई चीज़ ना जले।
अगर कंप्लीट कंबस्शन होती है तो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है किसी चीज़ की, यानी कि मुकम्मल नहीं जलती है, ऑक्सीजन कम मिलती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, फिर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन यानी कि सूट, ठीक है, और वाटर बनता है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। अब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी कहाँ पे? तो ये होगी जनाबे वाला कहाँ भला? जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़? फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल कौन कौन सा है? वो है गैस, ये घरों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई गैस। सुई गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि सुई के मुकाम से निकल रही है बलूचिस्तान के अंदर, वैसे ये नेचुरल गैस कहलाती है। दूसरा हमारे पास क्या है? पेट्रोल। और तीसरा हमारे पास क्या है? कोल। तो गैस, पेट्रोल और कोल को की इनकम्प्लीट कंबस्टन से क्या बन रही? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये है कि ये जो गैस, पेट्रोल और कोल है ये कहाँ जल रहा है? तो जाहिर है कि ये जल रहा है कहाँ भला? इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और कहाँ जल रहा है जी? मोटर व्हीकल्स के अंदर और होम अप्लायंसेस में या कुकिंग के लिए। तो इनके अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल और होम अप्लायंसेस के अंदर गैस, पेट्रोल और कोल की। तो इस इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। दूसरा हमारे पास आयत है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड अब क्या होगा कि जो फॉसल फ्यूल है, इस फॉसल फ्यूल के अंदर सल्फर के कंपाउंड्स हैं। अब इस फॉसल फ्यूल को जब हम जलाएंगे गैस की शक्ल में, पेट्रोल या कोल की शक्ल में, इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल और होम अप्लायंसेस में, तो इससे क्या बनेगा? वो सल्फर के जो कंपाउंड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड में। और किस में शामिल हो जाएंगे? वो फ़िज़ा में शामिल हो जाएंगे। तो ज़्यादातर इसका तल्लुक़ जो है ना वो कोल के साथ है कि ये थर्मल पावर स्टेशन जो है जैसे पाकिस्तान के अंदर थर्मल पावर स्टेशन लगे हैं तो वहाँ कोयला जलाते हैं। उस कोयले के जलने से क्या होता है? पानी को गर्म करके स्टीम में, भाप में कन्वर्ट करते हैं। वो स्टीम टरबाइन घुमाती है और टरबाइन से क्या होता है? बिजली बनती है। अब वहाँ पे अगर हम जो है कोल इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर सल्फ़र होगी तो वो बना देगी सल्फ़र डाइऑक्साइड और उससे पोल्यूशन होगी। तीसरा हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसे हम NOx लिख सकते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी, उनकी भी यही वजह है कि फॉसल फ्यूल को हम जलाएंगे कहाँ भला? गैस, पेट्रोल, कोल को इंडस्ट्री के अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर और होम अप्लायंसेस के अंदर। तो यहाँ पे होम अप्लायंसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल में उस जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर जो है ये क्या होगा? हाई होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या होगा कि फ़िज़ा के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपस में क्या हो जाएगी? ये रिएक्ट कर जाएगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। चौथा हमारे पास आता है CFCs। CFCs क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो क्या होगा? CFCl3। तो इसके अंदर क्या है? कार्बन है, F का मतलब फ्लोरीन है, Cl का मतलब क्या है? क्लोरीन है। तो ये असल में क्या करते हैं? क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाती है जो कि ओजोन को क्या करता है? वो तबाह करता है। तो CFCs जो है ना ये कैसे बनती है? तो ये कहता है कि ये होती है जी एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे देखें आप लोगों ने? सबवे सर्फर तो आपने खेली होगी। तो सबवे सर्फर के अंदर वो जो सर्फर है वो शुरू के अंदर वो सबवे सर्फर लिख रहा होता है ऐसे ऐसे करके, जो है वो जो कंटेनर है ना जिससे वो स्प्रे करके वो पेंट बना के लिख रहा होता है, वो एरोसोल स्प्रे, ठीक है। तो एरोसोल स्प्रे में प्रेशर के लिए जो है ना वो क्या बनाई जाती है? CFC इसके अंदर शामिल की जाती है। इसके अलावा CFC हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसके अलावा इस्तेमाल की जाती है किसके अंदर? एयर कंडीशनर के अंदर।
अब एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं CFCs, जो कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगी। तो अब ये होगा किसी न किसी तरह से ये इन अप्लाइंसेस से क्या हो रही है, वो लीक हो के ये फ़ज़ा में क्या हो रही है, वो शामिल होती जा रही है, जिसकी वजह से CFCs जो है वो आगे क्या कर रही है, वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा कर रही है, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल आगे क्या कर रहा है, वो ओजोन को तबाह कर रहा है। तो ये थे इसके सोर्सेज। अब हम आ जाते हैं इसके इफेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसे हम हिडन एनिमी भी कहते हैं। इसे हिडन एनिमी क्यों कहते हैं, उसकी वजह है। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, नंबर 1, हिडन का मतलब होगा कि हमें नज़र ना आए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कलरलेस है। अच्छा, हमें नज़र ना आए तो इसका मतलब इसका रंग भी नहीं होना चाहिए, तो ये रंग नहीं, कलरलेस है। और दूसरा जो है इसकी बू नहीं है, तो ऑर्डरलेस है। लेकिन है क्या? पॉइजनस है, जहरीली गैस। अगर फ़ज़ा में 5% से बढ़ जाए तो जितने लोग बैठे होते हैं सबकी डेथ हो सकती है, इतनी पॉइजनस। अब पॉइजनस कैसे? पॉइजनस इसलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो ये मिल जाती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन का असल जो है ना काम, वो क्या है कि वो ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे जिस्म के अंदर। अब ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होती है? अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और क्या होगा? सबसे पहले जो है ना हमें होगा जनाबी वाला हेडेक, ब्रेन डैमेज हो सकता है, फटीग आ सकती है, और अल्टीमेटली क्या हो सकती है? वो डेथ हो जाएगी। जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जैसे कोरोना के मरीजों के पास भी क्या है, वो यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन कमी से वो मर जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या कर रही है? वो भी ऑक्सीजन कम कर रही है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन कैरी करनी थी उसकी जगह वो कौन लग रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो फिल इन द ब्लैंक जो है ना, वो ऑक्सीजन की बजाय किसकी वजह से पूरा हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा कर रहा है। तो अब चाहिए ऑक्सीजन, और अब पहुँच क्या रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जिस्म तो ऑक्सीजन की वजह से चलता है, तो ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या होगा कि उससे डेथ हो सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का इफेक्ट क्या हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना गैस, ये था ना ऑर्डरलेस, यानी कि इसकी कोई बू नहीं थी, लेकिन ये इसकी जो स्मेल है वो इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग, चुभने वाली है। अब इरिटेटिंग स्मेल की वजह से क्या होगा कि कुछ लोग जो दमे के मरीज हैं, तो दमा जो है ना वो क्या है? वो असल में एलर्जी है। अब ये बन जाएगा एलर्जन, जो एलर्जी पैदा करेगा वो कहलाएगा एलर्जन। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि इरिटेटिंग स्मेल पैदा करता है, इसलिए ये क्या करेगा जी? ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करेगा, सांस लेने में क्या होगी? दुश्वारी होगी, और ये दमे के पेशेंट के लिए मुश्किल होगी। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? इसके अलावा अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी फ़ज़ा के अंदर, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लाउड्स में पानी से मिलेगी तो ये बना देगी एसिड रेन। अच्छा, इस एसिड रेन में क्या हो सकता है? उसमें बन सकता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन सकता है। तो ये एसिड रेन कहाँ आएगी? ये ज़मीन पे आएगी, तो यहाँ पे फसलों वगैरह को तबाह करेगी, और उसके आएंगे जो आपने पढ़ने हैं 10th के अंदर। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी पैदा कर सकती है।
कार्डियो का मतलब होगा दिल, और वैस्कुलर का मतलब होगा ये वेसल्स यानी कि वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़, एस्थमेटिक डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर, इसके बाद एक और है जी, उसका नाम है ब्रोंकाइटिस, TIS, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस भी क्या है, ये लंग्स की डिजीज़ है। अब आता है हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का NOx लिख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लंग्स के ऊपर असर करेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन पे ही असर करेंगे, इसका मतलब ये है। तो इसके तो आपकी जो बुक है ना, उसके अंदर उन्होंने लंग्स भी बनाया हुआ है कि जो NOx या NO2 की वजह से क्या है, वो ख़राब है। जिस तरह के ये जो सिगरेट्स के स्मोक है उससे लंग्स ख़राब होते हैं, वैसे ही NOx यानी कि NO या NO2 से भी क्या होंगे, उसी तरह से लंग्स ख़राब होंगे। इस तरह ये भी एस्थमेटिक हो जाएगी, एस्थमा पैदा करेगी। आगे हमारे पास आ जाएगा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका फार्मूला क्या है, CFCl3 है। ये पैदा करती है क्लोरीन का रेडिकल। रेडिकल आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ये क्लोरीन का रेडिकल जो है ना, ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा किसको, ओजोन को। तो ओजोन जो है, ये ऊपर हमारे पर एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। तो अगर ये तबाह होना शुरू हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या आएगी, सीधी आएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कैंसर का मर्ज लायक हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या थे, इफ़ेक्ट्स थे, किसके भला, पोल्यूटेंट्स के। तो ये आज का लेक्चर, इसे आप बुक से लाजमी रीड कीजिएगा, ठीक है।